Wheatstone bridge structure. Okay, so I hope it is clear. Now यहाँ पे देखो अब क्या होगा, ईएमएफ सोर्स को अटैच कैसे करना है, स्ट्रक्चर कैसे कैसे दिखेगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो ए बी आर्म है, इसमें जो रजिस्टर कनेक्टेड है, दैट रजिस्टर इज योर व्हाट, इट इज नोन। ठीक है, यहाँ पे जो रजिस्टर कनेक्टेड है, सपोज दैट इज अननोन, सॉरी, या दैट इज योर व्हाट, अननोन। एंड यहाँ पे जो रजिस्टर है, दैट इज योर वेरिएबल रजिस्टर। ओके, एंड अगेन दिस रेजिस्टेंस वैल्यू इज नोन। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। गैल्वेनोमीटर कुछ यहाँ ऐसे कनेक्टेड होगा, डन। एंड हियर देयर विल बी अ बैटरी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बैटरी है। ओके, सो द ईएमएफ सोर्स इज अटैच्ड बिटवीन ए एंड सी। यहाँ सॉरी, ईएमएफ सोर्स बिटवीन ए एंड सी अटैच्ड है ना। Like this will be the arrangement. So this is the structure of Wheatstone bridge. It will have 4 registers, 2 known, 1 variable, another unknown. There will be a galvanometer connected like this. There will be a battery source like this. Okay. Now how it works actually, and what is its purpose? So our purpose is to calculate the value of this unknown register. Okay. So we will try to know its value. Done. How we will do that? So we are going to do one thing. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है, यानी कि ये रेओस्टेट है। तो बेसिकली हम लोग करते ये है यहाँ पे कि इस यहाँ पे जो रेओस्टेट है इसको चेंज करेंगे, यानी कि इसके आर्म के रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करेंगे, चेंज करेंगे, कब तक चेंज करेंगे, तब तक चेंज करेंगे जब तक मुझे इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट ना 0 मिले। ठीक है, सो आवर टास्क इज टू गेट 0 करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसके थ्रू हमें करंट क्या चाहिए, 0। और इसके लिए हम सर्किट में किस चीज को वैरी कर रहे हैं, ये वेरिएबल रजिस्टर। सो फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एस, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर्म, एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हमारे गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा 0। तब हम लोग बुलाते हैं कि ये हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। डन। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। डन, सो नो करंट फ्लो। ओवर। सो फर्स्ट आवर टास्क इज टू गेट द व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस्ड स्टेट। तो हमें पहले बैलेंस स्टेट में करना है, कर लिया हमने, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। डन। आवर टास्क इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब चलो कैसे करते हैं वो देखते हैं, कैसे करेंगे। So first let's have a look over the current distribution. यहाँ पे बैटरी है, यहाँ से करंट आएगा ऐसे, यहाँ पे सपोज कर लो I करंट आया। So I1 करंट is getting distributed across this. इसका वैल्यू तुम R1 ले लो, इसका वैल्यू R3 ले लो रेजिस्टेंस का, इसका R4 ले लो, और इसको क्या बुला लो, सॉरी दिस इज R2 एक्चुअली, एंड दिस इज योर R4। ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं। अब देखो यहाँ पे करंट जो है वो यहाँ पे डिवाइड होने का 2 रास्ता है, इधर जाएगा इधर जाएगा। सो इधर सपोज कर लो I1 करंट गया, इधर I2 गया। अब देखो I1 को पहले डील करते हैं। I1 यहाँ आएगा B के पास। अब B के पास, इसके पास चलने के लिए 2 रास्ते हैं, एक गैल्वेनोमीटर की तरफ और दूसरा अननोन रजिस्टर की तरफ, है ना। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की तरफ वो जा नहीं सकता क्योंकि इसके थ्रू करंट 0 हमने लिया है, बैलेंस्ड स्टेट है। सो होल करंट विल गो थ्रू दिस। तो I1 करंट अगर इधर है तो इधर भी कितना करंट जाएगा, I1 ही जाएगा, यानी कि डायग्राम के अकॉर्डिंग I1 विल बी इक्वल टू I3, है ना। नेक्स्ट I2 पे फोकस करो। I2 भी यहाँ पे पहुंचेगा D पॉइंट पे, इसके पास 2 रास्ते हैं, गैल्वेनोमीटर की तरफ और R4 की तरफ। सिंस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा क्योंकि बैलेंस्ड स्टेट है, तो सारा का सारा करंट किधर जाएगा, R4 की तरफ जाएगा, यानी कि जो I2 और I4 है वो क्या होने वाला है, इक्वल। अब देखो हमारा इंटरेस्ट क्या है, अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को निकालना, यानी कि R3 के वैल्यू को निकालना। तो ये हम कैसे निकालेंगे, वी ऑल नो हाउ टू राइट केवीएल। मैंने प्रीवियस क्लासेस में तुम लोगों को हिंट भी दिया है कि कैसे निकालना है। ठीक है, सो एक काम करो, केवीएल लिखते हैं हम लोग। कौन से लुक में लिखने जा रही हूँ मैं केवीएल, A B D A,
तो यहाँ पे आप लूप लिख लो A B D A, यानी कि मैं A से चलूंगी और वापस A पर पहुंचूंगी। किस रास्ते से? B D रास्ते से। ठीक है, तो चलो A से चलना स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम A, फर्स्ट थिंग, मैं इस सेंस में चल रही हूँ, ठीक है, ऐसे। तो फर्स्ट थिंग जो मैं एनकाउंटर करूंगी वो R1 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? VA, क्योंकि मैं A से स्टार्ट कर रही हूँ, माइनस क्या लिखोगे? I1 R1। ठीक है, यहाँ पे I1 R1 हुआ। गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या है? 0, सो वो तो चलो 0 लिखते हैं। अब हम लोग R2 में पहुंचेंगे, और R2 के अलॉन्ग हम कैसे चल रहे हैं? करंट के ऑपोजिट। तो करंट के ऑपोजिट चलेंगे तो पॉजिटिव साइन देंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? I2 R2 इक्वल टू VA। तो मेरा जो पहला इक्वेशन जो आया वो कैसा आया? अगर आप इसको सॉल्व करोगे, VA VA कैंसिल हो जाएगा। I2 R2 किसके बराबर हो गया? I1 R1। ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अब दूसरा केवीएल लिखने की कोशिश करते हैं। सेकंड केवीएल हम लोग किस लूप में लिखने वाले हैं? सेकंड केवीएल आई एम गोइंग टू राइट इन द लूप PCTP, यानी कि मुझे यहां से चलना है और वापस इसी पोजीशन पे पहुंचना है इस रास्ते। ठीक है, कुछ ऐसे। डन। तो आप चलना स्टार्ट करो। क्या लिखोगे आप सबसे पहले? इफ यू आर मूविंग फ्रॉम बी, सबसे पहले जो मुझे मिलेगा वो R3 मिलेगा। तो क्या लिखोगे? VB, VB माइनस I3 R3। और यहाँ पे क्या लिखोगे? करंट से ऑपोजिट चलेंगे ना हम लोग इस आर्म में, तो क्या लिखोगे आप? प्लस लिखोगे I4 R4। अगेन कहाँ पहुंच जाएंगे? बी पे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो कोई करंट नहीं है, तो ऐसे पहुंच गए। अब यहां से देखो, इसको तुम क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो I4 R4 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? I3, सॉरी यहाँ पे R3 लिखना था मुझे, I3 R3, कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना? डन। और यहाँ पे देख लो, I1 और I2 हमारा क्या था? इक्वल था। सो यहाँ से I1 I2 तो कैंसिल हो गया। और I4 और I3 भी क्या है तुम्हारा? सॉरी, I1 और I3 नहीं इक्वल है। I1 और I3, यस, वो इक्वल है यार, सॉरी। चलो एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को लेट्स डिवाइड इट, है ना? तो यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो I2 है और ये I4 है, दोनों क्या है? इक्वल है, कट कर दो। I1 और I3 क्या है? इक्वल है, कट कर दो। क्या मिला मुझे? R2 बाई R4 इज इक्वल टू R1 बाई R3, यानी कि मुझे मिल रहा है R2 बाई R4 इज इक्वल टू R1 बाई R3। R1 कहाँ था मेरा? ये था R1, ये था R3, ये था R2 और ये था R4। सो R1 बाई R2 भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो, R2 को इधर ले जाओ और तो ये, और R3 को इधर ले जाओ, दोनों को शिफ्ट कर दो, तो क्या मिलेगा मुझे? R1 बाई R2 will be equal to R3 by R4। So this is the condition for balanced Wheatstone bridge, है ना? यहाँ पे R1 is known, है ना? R2 is known, R3 is not known, R4 is also known, because though it is a variable, लेकिन हमने इसको एक particular value पे क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। So R4 is also known. Now we can easily calculate the value of R3. So this is how we use Wheatstone bridge for finding out unknown resistance. Okay? तो अब आप मुझे ये बताओ, इज इट क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एनीवन, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? ओके, एक काम करो, ये क्वेश्चन को करो, ठीक है? सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। डन। ये नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। दो, इससे ज्यादा आपको टाइम चाहिए नहीं, बट स्टिल, सॉरी, इससे कम टाइम चाहिए, लाइक विद इन 1 मिनट यू कैन सॉल्व इट। सो टेक, but still 2 minutes and solve it now. I need answers from everyone.
सब लोग आंसर चैट बॉक्स में शेयर करोगे, ठीक है? कम ऑन एवरीवन। Okay, Drishti Patel. Okay, give me 1 second, please. Okay, that is correct. Very good. Others, please come on, let me know. Only one answer I've got till now. क्या कर रहे हो सारे लोग? This is the simplest question that you can get from Wheatstone Bridge यार. इससे simple question तो कुछ होगा नहीं. Do it. Question क्या है? चलो मैं एक बार क्वेश्चन को ये करती हूँ, समझाती हूँ. सो क्वेश्चन ये है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स P, Q, R and S in a Wheatstone bridge are 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm and 90 ohm. ठीक है? सो एक काम करो, पहले व्हीटस्टोन ब्रिज को आप बना लो. सो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को कुछ ऐसे बना लिया, ठीक है? अब यहाँ पे 10, 30, 30, 90. सो ऐसे जाओ, 10, 30, 10, 30 एंड 30, 90, कुछ ऐसे. चलो 10, 30 पहले लिख दिया, फिर सेकेंड आर्म में आ जाओ और फिर से जैसे पहले मैंने 10 इसको दिया, 30 इसको दिया. सो मैं लेफ्ट से राइट जा रही हूँ ना, दोनों आर्म में पहले रेजिस्टेंस डाल दिया. उसके बाद बचा 2 रजिस्टर 30 और 90. उसको कैसे लिखोगे? यहाँ 30 यहाँ 90 नहीं, सेकेंड आर्म में भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे और रेस्ट 2 रेजिस्टेंस जो सीक्वेंस में बचा है उसको लिखेंगे. सो 30, 90, राइट? अब देखो EMF ऑफ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आर 7 वोल्ट एंड 5 ओम रिस्पेक्टिवली. सो ये तुम्हारा 7 वोल्ट है और ये कितना रेजिस्टेंस है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस? दिस इज 5 ओम. ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होगा, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा. नाउ ट्राई टू सी कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है. सो 10/30, अगर तुम देखो ये दोनों आर्म के रेजिस्टेंस का रेशियो ले लो 10/30 और इसके रेशियो कितने होंगे? 30/90. सो दोनों का ही रेशियो सेम आ रहा है, 1/3, 1/3. तो ये बैलेंस्ड है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा. अगर इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है तो तुम ध्यान से देखो 10 और 30 किसमें हो गया? सीरीज में हो गया. JNV राजकोट, यस. सो 10 और 30 किसमें हो गया? सीरीज में हो गया. और 30 और 90 भी किसमें हो गया? सीरीज में हो गया. सो 10 एंड 30 सीरीज कितना होगा? 40. 30 एंड 19 सीरीज कितना होगा? 120. और ये दोनों आपस में किसमें होंगे? पैरेलल में होंगे ना. ये होल और ये होल, ये दोनों किसमें है? इसके अराउंड पैरेलल में है ना. सो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 2 का पैरेलल, एक है तुम्हारा, इसका वैल्यू है 40 ओम और इसका वैल्यू कितना है? 120 ओम. सो पैरेलल कैसे निकालते हैं? 2 का पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट. सो 40 इंटू 120,
बाई 40 प्लस 120, क्या करोगे 1/R1 प्लस 1/R2, राइट, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, करोगे सेम चीज ऐसा ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 40 इंटू 120/160, एंड इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, इट विल कम एज 30 ohm. So this whole equivalent, this whole network will have equivalent of how much, 30 ohm. So this is 30 ohm, और यहाँ पे अगर इस सर्किट को तुम और रीड्रॉ करो तो यहाँ पे 30 ओम है ऊपर, और बैटरी है, और इसके पास कितना रेजिस्टेंस है बैटरी का, 5 ओम, 7। सो इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 35। 30 और 5 किस में हो गया, सीरीज में हुआ। सो करंट का वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज 7/R equivalent total, so that is 35. So current will be how much, 1/5 ampere, that is how much, 0.2 ampere, right? Clear है, डन, चलो ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज क्या है, देखो मीटर ब्रिज तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही है, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, फंक्शन सेम होगा, उसका काम भी, इसका काम भी वही है जो व्हीटस्टोन ब्रिज का है, ओनली देयर इज डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो अगेन ये तो सिंपल एक डेफिनेशन है, सेम काम करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, to measure the value of unknown resistance by balancing again, done। तो चलो यहाँ देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास 4 रजिस्टर था, 2 नोन था, एक वेरिएबल था, एक अननोन था। तो यहाँ पे मीटर ब्रिज में क्या होगा, 4 रजिस्टर्स नहीं होंगे, एक नोन होगा, ठीक है, एक अननोन होगा, डन। और रेस्ट क्या होंगे, तो हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ, ठीक है। इसके पास क्या होता है, एक वायर होता है 1 मीटर लेंथ का, इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है, ये स्ट्रेच्ड, इट इज टाइटली स्ट्रेच्ड और क्लैम्प्ड, यहाँ पे ये फिक्स है, देखो ये 1 मीटर का वायर है, याद रखना इसका लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो लेंथ को 1 मीटर लेकर चलना होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ये है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है, अदरवाइज इट इज 1 मीटर, राइट। सो 1 मीटर है। अब देखो इसको ऐसे टाइटली यहाँ पे ऐसे रखा, अब इसको ऐसे रख कैसे सकते, क्लैंप करना होगा, इसको फिक्स करना होगा। यहाँ पे कैसे फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे देखो मेटालिक स्ट्रिप लिया है, ठीक है, ये 2 मेटालिक स्ट्रिप है, इसके हेल्प से हमने इस वायर को यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे क्या होगा, तो मेटालिक स्ट्रिप हैज 2 गैप्स, तो यहाँ पे जब हम लोग मेटालिक स्ट्रिप यूज कर रहे हैं फिक्स करने के लिए, यहाँ पे एक गैप ये है, दूसरा गैप ये है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन एक मेटालिक कंडक्टर जैसा कुछ चीज लिया, और यहाँ से यहाँ एक हमने रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से यहाँ दूसरे को कनेक्ट कर दिया, एक नोन है दूसरा अननोन है, डन। तो कुछ ऐसा है। अब देखो एंड पॉइंट्स वेयर द वायर इज क्लैम्प्ड आर कनेक्टेड टू अ सेल थ्रू अ की। अगेन यहाँ पे जो वायर जो क्लैम्प्ड है ये किससे कनेक्ट हो गया, सर्किट से, सर्किट के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट हुआ, और एक जहाँ पे एक क्या है, की है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, डन। सो मेरा मीटर ब्रिज कुछ ऐसा दिख रहा है। अब देखो ये सिमिलर है ना, जैसे हमने यहाँ पे एक वायर लिया, तो इस वायर का भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, सो इट हैज सम रेजिस्टेंस से आर। अब यहाँ पे काम क्या होता है कि यहाँ पे देखो एक ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी कनेक्टेड है, इस जॉकी को हम लोग क्या करते हैं ना, इस वायर पे स्लाइड करते और देखते हैं कि कौन से पॉइंट पर ले जाने से गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि मुझे बैलेंस्ड मिलेगा। अब चलो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक काम करो, आगे पहले देख लो, अपने आप समझ जाओगे। यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पे बैलेंस पॉइंट मिला, तो अगर यहाँ पे बैलेंस पॉइंट मिला तो इसका कुछ लेंथ है L1, तो इस वायर का एक रेजिस्टेंस वैल्यू होगा R1। अगेन 100 माइनस L1, 100 क्यों, क्योंकि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। सो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना, कितना होगा, सपोज R2। तो अब देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है या नहीं, यहाँ पे R है, यहाँ पे R1, यहाँ पे S है, यहाँ पे R2, डन। सो अगर ये बैलेंस्ड है तो क्या होना चाहिए, R/R1 should be equal to S/R2. This is same as Wheatstone bridge.
है ना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 2 रजिस्टर की जगह एक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है। सेकेंड थिंग जो तुम लोग याद रखना, जी में भी असर्शन रीजन में पूछा है बहुत बार कि या फिर जो भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना जी एडवांस में, ऐसा पूछा गया है कि जो ये नल पॉइंट है वो मुझे आइडियली कहाँ मिलना चाहिए। तो ये जो नल पॉइंट है ना तुम्हारा, ये वायर पे अगर मिडिल के अराउंड कहीं मिले तो ज्यादा बेहतर है। एंड पॉइंट पे अगर मिलता है ना नल पॉइंट, तो स्केल से मेजर करने में मुश्किल होगा। जैसे L1 लेंथ कितना है, ये मेजर करने के लिए क्या रखोगे, लैबोरेटरी में स्केल रखोगे ना। सो स्केल से मेजर करने में इजी कब होगा, जब वो पॉइंट कहीं मिडिल के अराउंड होगा, ठीक है। इसीलिए हमारा नल पॉइंट कहाँ होना चाहिए, अराउंड द मिडिल होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बैलेंस्ड है तो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि सेम एज व्हीटस्टोन ब्रिज इट इज। नाउ R बाई एस कैन बी रिटेन एज R1 बाई R2। अब R1 को क्या लिख सकते हैं, ये वायर है ना, ये वायर है जिसका लेंथ L1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका रेजिस्टिविटी कुछ रो ले लो, तो R1 को आप क्या लिखोगे, रो L1 बाई A। सिमिलरली R2 को क्या लिखोगे, रो तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों ही सेम वायर ऑफ पार्ट है, रो L2 बाई A लिखोगे। अब आप यहाँ पे लिख डालो R बाई एस को आप क्या लिखने वाले हो, रो L1 बाई A इंटू रो L2 बाई A, ठीक है। अब यहाँ पे देखो L1 बाई L2 हो गया, तो R बाई एस किसके बराबर होगा, L1 बाई L2। तो तुम क्या लिख सकते हो, R बाई L1 विल बी इक्वल टू एस बाई दिस L2, ठीक है। R बाई L1 डिवाइडेड बाई इक्वल टू एस बाई L2, ठीक है। एनी डाउट, एनी वन, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो फास्ट, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से बता दो मुझे सो दैट आई कैन नो इट। चलो बताओ। एनीवन हैविंग एनी डाउट? तुम लोग बोलते कम हो, हाँ। बोलते तो कम नहीं हो गए, ये तो मुझे पता है, शोर करने में सबसे आगे, बट यहाँ पे बता नहीं रहे। चलो आदित्य, वेरी मच थैंक यू सो मच यार, समवन स्पोक फाइनली। चलो डन है। अच्छा माइक तो डिसेबल्ड है, वो है, बट तुम एक काम कर सकते हो, जब भी जरूरत हो तो यू कैन आस्क मी, यू कैन रेज योर हैंड एंड लेट मी नो कि जरूरत है, ठीक है। लिख तो सकते हो ना जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, ओके डन डन डन, नो डाउट। तो चलो एक काम करते हैं, मैंने मीटर ब्रिज से कोई क्वेश्चन क्लास वर्क में नहीं ऐड किया है, होमवर्क में डाला है, ठीक है, क्योंकि दैट इज सेम एज व्हीटस्टोन स्टोन ब्रिज, बट इन द होमवर्क आई हैव एडेड अ क्वेश्चन, वो आप कर लेना, वो जी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो पोटेंशियोमीटर क्या है, मोस्टली क्या है ना, देखो ये जो चैप्टर है, विच वन, दैट इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी, काफी वेटेज है, जी में भी 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक काफी वेटेज का है, और पोटेंशियोमीटर और इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। डन। सो पोटेंशियोमीटर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है ना, बच्चों को ये टॉपिक काफी कंफ्यूजिंग लगता है कि यार पोटेंशियोमीटर सर्किट को कैसे अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो मैं काफी ब्रेक करके इसको बताऊंगी तुम लोग को। तो पोटेंशियोमीटर में एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले मैं इसको 2 सर्किट में ब्रेक कर देती हूँ, जस्ट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर, है ना। तो एक प्राइमरी सर्किट में बुलाती, प्राइमरी सर्किट तुम्हारा कैसा दिखेगा, तो उसमें कुछ ऐसा, एक बैटरी होगा, इसके पास रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे की होगा, की जस्ट बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ एनी सर्किट, है ना। और यहाँ पे अगेन एक वायर क्लैम्प्ड होगा, ठीक है, एक वायर क्लैम्प्ड होगा। इस वायर, ये वायर वैसा ही है जैसा वायर मीटर ब्रिज में हमने लिया है, ठीक है। इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, दैट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। अब इस वायर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो सपोज कर लो, मैं अभी के लिए मैं बस प्राइमरी सर्किट समझा रही हूँ, सो रेजिस्टेंस आर ले लो। तो जब भी पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन हो,
सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, सबसे पहले तो हम समझेंगे पोटेंशियोमीटर क्या है, दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड लेटर, लेकिन अभी के लिए एक ये सर्किट को समझो। तो इस सर्किट में अगर मुझे करंट निकालना है तो मैं करंट कैसे निकालूंगी, बहुत इजी ना, करंट तो हम इजिली लिख देंगे E बाय R प्लस R, सो दिस इज करंट, राइट। सपोज कर लो इस पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ L है, तो अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, जो बैटरी का वोल्टेज है, ई वोल्टेज है, वो कहाँ कहाँ ड्रॉप करेगा, यहाँ ड्रॉप करेगा और इसके क्रॉस ड्रॉप करेगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप करता है रेजिस्टर के क्रॉस, तो इसके क्रॉस करंट सॉरी वोल्टेज क्या ड्रॉप करेगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसके थ्रू करंट आ रहा है आई, इसका टोटल रेजिस्टेंस है आर, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, वोल्टेज ड्रॉप वायर के क्रॉस वो क्या होगा, आई आर होगा। आई का वैल्यू कितना है, ई बाय आर प्लस आर इंटू आर, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप। सो इन पोटेंशियोमीटर यू विल एनकाउंटर अ वर्ड, एक वर्ड है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और जिसको हम लोग किस लेटर से डिनोट, ग्रेडियंट किस लेटर से डिनोट करते हैं, फाई से, और ये क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर, अगर मैं इसको V से डिनोट करूं, इसको मैं V से डिनोट करूं ER बाय R प्लस R को, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर, सो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। सो टू सॉल्व एनी पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन, फर्स्ट यू नीड टू सॉल्व द प्राइमरी सर्किट, आगे पता चलेगा वो कहाँ होगा कैसे होगा, बट दैट सर्किट इज दिस मच सिंपल, ठीक है, कुछ ऐसा सिंपल होगा। अब देखो पोटेंशियोमीटर का बेसिक काम क्या है, तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम लोग यूज करते हैं दो पर्पस के लिए, सॉरी यार माय माइंड इज स्लिपिंग, ओके ठीक है। पोटेंशियोमीटर इसका दो काम होगा, एक तो अननोन ईएमएफ को निकालना, अगर सपोज करो तुम लैब में गए और तुम्हारे हाथ में एक बैटरी है जिसका ईएमएफ नहीं पता, तो पोटेंशियोमीटर के हेल्प से वो पता कर सकते हैं। दूसरा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी और सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो दूसरा हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ तो पता है लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता, तो अगेन वी कैन टेक हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। सो ये दो फंक्शन होगा इसका। डन। हाउ वी विल लाइक फाइंड आउट दिस टू, तो देखो प्राइमरी सर्किट तो मैंने तुम लोग को बता दिया कि प्राइमरी सर्किट कुछ ऐसा ही दिखेगा, डन है ना, यहाँ पे एक वायर क्लैम्प्ड होगा ऐसा। अब देखो सपोज कर लो तुम्हारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ नहीं पता, ठीक है, तो इसका ईएमएफ नहीं पता, तो सेकेंडरी सर्किट तुम्हारा इतना सिंपल होगा, बस ऐसा, और यहाँ पे क्या कनेक्टेड होगा, एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी, ये है तुम्हारा सेकेंडरी सर्किट, मैं इसको बुला रही हूँ, जहां पे ये जो ये तो ई था, आर था, डन, ये की था तुम्हारा क्लोज है, और इसका ईएमएफ नहीं पता, सपोज कर लो ई नॉट है जो कि एक वेरिएबल वैल्यू है, नहीं पता हमें, कैसे निकालेंगे, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और इस जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, एंड थ्रू दैट वी विल गेट टू नो कैसे, दैट आई विल लेट यू नो अगेन जस्ट आफ्टर 1 or 2 minutes, ठीक है। अब देखो अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तब सर्किट कैसा दिखेगा, ये किस ऐसा कब दिखेगा तुम्हारा सर्किट, जब तुम क्या निकालने जा रहे हो, अननोन ईएमएफ, ठीक है, तब तुम्हारा सर्किट ऐसा दिखेगा। प्राइमरी तो ठीक है समझ में आ गया, सेकेंडरी ऐसा होगा। अगर तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तब कैसा दिखेगा, प्राइमरी तो सेम रहेगा, ऐसा ही दिखने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वायर है ना, तो प्राइमरी तो ये है हमारा, सेकेंडरी कैसा दिखेगा, सिंस हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने की, तो सेकेंडरी सर्किट मेरा कंप्लीट होगा इस बार, सॉरी ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होगा और ये जॉकी होगा, ठीक है। सो फॉर कैलकुलेटिंग इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा सेकेंडरी सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, क्लोज सर्किट होगा। अननोन ईएमएफ के लिए ओपन सर्किट है ना, ओपन था ये, ये अपने आप में कंप्लीट है। तो चलो आगे देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, तो यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर मैंने ड्रॉ किया है, देख सकते हो यहाँ पे क्या है। तो हमारे पास एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल क्या होगा, नोन होगा,
डन। उसके बाद ये एक रजिस्टर से कनेक्ट हो सकता है, इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ये हो सकता है, एनीथिंग। तो प्राइमरी सर्किट तो दिस सिंपल है, यहाँ पे एक वायर कनेक्टेड है ना। सो प्राइमरी सर्किट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अब देखो सेकेंडरी भी मैंने बताया कुछ ऐसा। अब यहाँ सपोज कर लो कि यहाँ पे जॉकी को रखा गया, जब यहाँ पे जॉकी को रखा गया और यहाँ इसमें एक्चुअली गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। सो अगर ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा, ठीक है, ध्यान से सुनना तुम लोग, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है, बट बहुत इजी है। सपोज कर लो नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा? नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि इसके थ्रू करंट क्या होगा? जीरो, है ना। गैल्वेनोमीटर अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा, मतलब उसके थ्रू करंट क्या होगा? जीरो। तो चलो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, डन। अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा, उसका कंसीक्वेंस क्या होगा? तो देखो उसका कंसीक्वेंस बहुत सिंपल है। अब आप यहाँ पे देख लो, इस पॉइंट को P मान लो सपोज, और इस पॉइंट को मैं Q मानती हूँ। तो अगर इस गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो P और Q का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, है ना। P और Q का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तभी तो करंट फ्लो नहीं कर रहा। सो P और Q का पोटेंशियल सेम है। अब देखो Q का पोटेंशियल किसके बराबर होगा? जो इस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होगा, है ना। तो इसके पोटेंशियल को आप जीरो मान लो सपोज। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P कितना हो गया? जीरो हो गया ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सिंस करंट फ्लो नहीं कर रहा, इधर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। अगेन ये करंट मेजरमेंट के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। तो यहाँ पे भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का होगा। इस पॉइंट को O मान लो, तो जो O का पोटेंशियल है वही O डैश का होगा। और O डैश का पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के बराबर। सपोज ये E1 है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस E1 दिया हुआ है ना, इसको जीरो माना है तो ये E1 होगा। तो यहाँ पे ये E1 है, इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा? यहाँ O का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? E1। तो देख लो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लेंथ, यहाँ पे जिस लेंथ पे वो बैलेंस हुआ है, इतने लेंथ पे बैलेंस हुआ है ना, इस लेंथ पे तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप क्या दिख रहा है? इस लेंथ पे तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? E1, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप विल बी potential of O point minus potential of P point. Potential of O point is E1, P point is 0, so E1. डन। यानी कि अगर L1 लेंथ पे मुझे बैलेंस पॉइंट मिला है, तो L1 लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया है? E1, ठीक है। सो E1 पोटेंशियल ड्रॉप किया L1 लेंथ पे। और अगर मुझे प्राइमरी सर्किट को हमने सॉल्व किया है, मुझे फाई पता है कि इस पूरे वायर पे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ सपोज कर लो फाई है, तो L1 लेंथ पे कितना होगा? फाई L1। तो प्राइमरी सर्किट से पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? फाई L1। हमने सेकेंडरी सर्किट से पोटेंशियल ड्रॉप को कितना पाया? E1। सो ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना। सो E1 विल बी इक्वल टू फाई L1। तो एक बार हम लोग एक नोन सेल को लेंगे और उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सपोज कर लो E1 का वैल्यू नोन था, उसके लिए किया। अब यहाँ पे बैटरी को रिप्लेस कर देते हैं एक ऐसे सेल से जिसका EMF अननोन है, सपोज E2 है, ठीक है। तो E2 को क्या लिखोगे? सपोज कर लो उस केस में वो L2 लेंथ पे बैलेंस हो रहा है। सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है, ठीक है, विथ डिफरेंट सेल, डन। और अगर उस केस में बैलेंस लेंथ L2 मिलता है, तो E2 इक्वल टू क्या लिखोगे? फाई L2। सो यहाँ पे देख लो E1 बाई E2 को क्या लिखोगे? L1 बाई L2। तो अगर मुझे E1 E2 में से कोई भी एक पता है, तो दूसरा आराम से पता कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर के हेल्प से अननोन ईएमएफ को हम कैसे निकालेंगे? हम दो सेल लेंगे, एक ऐसा सेल लेंगे जिसका ईएमएफ पता है, एक ऐसा लेंगे जिसका नहीं पता है, एंड वी विल डू दिस एक्सपेरिमेंट, राइट द वैल्यूज, ठीक है। एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ओके ओके, नो डाउट। उदय, ओके ओके, डन डन डन, किसी को कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। थैंक यू यार।
चलो, सो आई विल क्विकली लेट यू नो द अनदर वाला थिंग. सो कैलकुलेट ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, कुछ ऐसा मिलेगा. देखो, तुम पोटेंशियोमीटर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इफ यू रियली नो द सर्किट कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है. उसको डिकोड करना बहुत जरूरी है. सो प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट को सॉल्व कर लो, सेकेंडरी सर्किट का जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है उसको यूज करो, फाइंड द वैल्यूज. ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है? इंटरनल रेजिस्टेंस. तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालते कैसे हैं? लॉजिक सेम है जो हमने पहले यूज किया. अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले की जो के, यहाँ पे जो की है ना, इसको हम क्या रखने वाले हैं? पहले ओपन. तो की को तुम क्या रख लो? पहले ओपन. कौन से की बात कर रही हूं मैं? यहाँ पे दो की है, एक K1 है, K2 है. तो K1 तो हर हाल में हमेशा ही बंद रहेगा, तभी सर्किट कंप्लीट होगा, है ना. सो K1 तो ओपन होगा, सॉरी क्लोज होगा. मैं अभी किसको ओपन रख रही हूँ? K2 को. ठीक है, सो K2 ओपन है. अगर हमारा K2 ओपन है, तुम ध्यान से देखो, K2 क्या है? ओपन है. सो सेकेंडरी सर्किट मेरा कैसा दिखेगा? अगर K2 ओपन है तो सेकेंडरी सर्किट कैसा होगा? R तो तुम्हारा बाहर हो जाएगा सर्किट से. डन. सिर्फ सिंपल मुझे एक सेल दिखेगा जिसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी कि जो अभी अभी हमने किया ना, सिंपल वैसा सर्किट दिखेगा, है ना. सो अगर की K2 ओपन है तो सेकेंडरी सर्किट मेरा ऐसा है ना. यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे एक जॉकी है. ठीक है, कुछ ऐसा है. डन है. ठीक है, तो चलो पहले K2 ओपन है, और सपोज करो जब K2 ओपन है तब मुझे बैलेंस पॉइंट कुछ यहाँ मिला, L1 लेंथ पे मिला सपोज. तो जब मेरा K2 ओपन है, बैलेंस पॉइंट L1 लेंथ पे मिल रहा है, तो देखो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? जैसे मेरा सर्किट कुछ ऐसा है ना, ऐसा सर्किट है. तो इस सर्किट में जब बैलेंस पॉइंट यहाँ मिल रहा है, गैल्वेनोमीटर को मैं यहाँ पे ऐसे दिखाती हूँ, तो नल डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे मिल रहा है. इसका मतलब इसके थ्रू करंट नहीं है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा सेकेंडरी सर्किट में. और अगर सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? ईएमएफ के बराबर होगा, है ना. अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट नहीं डिस्कस करती हूँ क्योंकि प्रीवियस एक्सप्लेनेशन सेम था. ठीक है, सो इसके क्रॉस ईएमएफ वैल्यू कितना है? ई नॉट. सो ई नॉट किसके बराबर होगा? 5L1, सेम एज बिफोर, राइट. अब हम सेकंड में क्या करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, की को क्या कर देते हैं? क्लोज. कौन से की को क्लोज कर रही हूं मैं? K2 को. अगर मैं K2 की को क्लोज कर दूं तो मेरा सर्किट कैसा दिखेगा? सेकेंडरी सर्किट कैसा दिखेगा बताओ? सब लोग सोचो कैसा दिखेगा. सो सेकेंडरी सर्किट विल लुक लाइक दिस एंड इट विल बी दिस सर्किट. अब ये सर्किट देखो अपने आप में कंप्लीट है ना. सो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा. नाउ वी नीड टू सॉल्व सेकेंडरी सर्किट ऑल्सो. अब हमारे जरूरत क्या है? सेकेंडरी सर्किट को भी सॉल्व करना. पहले नहीं सॉल्व करना था क्योंकि पहले वो ओपन था, नो पॉइंट ऑफ सॉल्विंग इट. अब क्लोज है तो इसको सॉल्व करेंगे. और यहाँ से सिंपल है, सॉल्व में भी कुछ नहीं करना, करंट निकालना है. तो अब करंट निकाल लो. करंट कितना होगा? ई नॉट बाई R प्लस R. करंट निकाल लो. अब देखो यहाँ पे अगर सपोज नल पॉइंट मिला है L2 लेंथ पे, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? जो इसके बराबर होगा वही होगा ना. यानी कि पोटेंशियल के टर्म में अगर ये पॉइंट A है तो ये भी पॉइंट A होगा. अगर ये पॉइंट तुम्हारा सपोज कर लो P है, तो पोटेंशियल के टर्म में ये पॉइंट भी P होगा क्योंकि इसके थ्रू करंट नहीं है ना. तो ये P है, ये भी क्या होगा? P. तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस होगा, AP के क्रॉस होगा. और AP के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? जो इस रजिस्टर के बराबर के अलोंग होगा पोटेंशियल ड्रॉप, है ना. सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लेंथ L2 फ्रॉम प्राइमरी सर्किट कितना लिखोगे? 5L2. प्राइमरी सर्किट को अगर सॉल्व करोगे 5 का वैल्यू मिलेगा. L2 लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 5L2. और सेकेंडरी सर्किट के अकॉर्डिंग A और P के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर है? जो इसके बराबर है. और ये किसके बराबर होगा? आइदर IR या फिर E नॉट माइनस I इंटू स्मॉल r, है ना. तो मैं इसको सिंपल ऐसे लिख देती हूँ. ठीक है, अब देखो हमारे पास इन दोनों को अब तुम डिवाइड कर लो.
सॉल्व द क्वेश्चन। मैं यहाँ से फॉर्मूला पे नहीं जाती हूँ क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होता। यूज किस चीज का है पोटेंशियोमीटर में? इन दोनों चीजों को समझने का। अगर तुम कोई भी क्वेश्चन में यहाँ तक पहुंच गए हो, यू विल डू ऑल द क्वेश्चन, नो मैटर इट इज फ्रॉम जी नीट और जी एडवांस, ठीक है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस। इसके बाद तो कुछ भी नहीं। इसके बाद क्वेश्चन से आदित्य, हाँ, ई नॉट माइनस आई आर वो भी लिख सकते हैं, है ना। आई आर की जगह क्या लिख सकते हैं? ई नॉट माइनस आई आर। थैंक यू, दैट्स ऑल्सो क्वाइट फिजिबल, है ना, दोनों सेम ही है। चलो ठीक है, एनी डाउट एनी वन? इफ नॉट देन वी विल डू वन स्मॉल क्वेश्चन क्विकली। किसी को कोई डाउट है जल्दी से बता दो। नो? ओके 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 ओके, डन डन डन। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। 2019 का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। जी का क्वेश्चन है, आप सब इसको अटेम्प्ट करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट, ठीक है। आई मे नॉट बी एबल टू सॉल्व इट क्योंकि टाइम कम है, बट मैं 2 मिनट दे रही हूँ और यहाँ मैं बैठी हूँ। आई वॉन्ट टू सी कि कौन कौन कर रहा है। चलो करके बताओ जल्दी से। आई होप सबका हो रहा है। क्वेश्चन देखो बहुत इजी है ना। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। इस क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क की तरह ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोग इस क्वेश्चन को करोगे और कल के क्लास में वी विल डू वन क्वेश्चन जो कि दिखने में बहुत ज्यादा लेंदी है, बट उसका सोल्यूशन काफी इजी है। सो दैट क्वेश्चन अगेन, हाँ बहुत सही, श्रीधर, कौशिक, वेरी गुड, 2 करेक्ट आंसर्स आई गॉट, वेरी गुड। चलो, सो रेस्ट पीपल विल डू, डन एज ए होमवर्क, टेक इट। भागवा, यस। चलो, सो करना क्या है तुम लोग को, मैं नोट शेयर करूंगी। देयर आर क्वेश्चंस इन होमवर्क, सो यू विल डू दिस 3 क्वेश्चंस। मैंने ज्यादा क्वेश्चन दिया भी नहीं है तुम लोग को, इंस्ट्रूमेंट से ही है, 3 क्वेश्चन है। सो या जस्ट इन करेक्ट। सो ये 3 क्वेश्चन तुम लोग करोगे और कल की क्लास में आई विल अगेन डिस्कस अबाउट व्हाट, आई विल डिस्कस लार्जली अबाउट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अ मीटर एंड वोल्ट मीटर, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पिछले साल भी आया है, 2019-18 हर समय ही आया है, नीट एंड जी एंड ऑल। सो दैट क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग, ओके। ओके, सो लेट्स रैप अप हियर, ठीक है। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एंड ट्राई ज्वाइनिंग क्लास ऑन टाइम, ठीक है। क्लास को कब ज्वाइन करना है? टाइम पे ज्वाइन करना है। तुम लोग टाइम से ज्वाइन करते नहीं हो। वेयर द नोट्स श्रीधर? हाँ, आई विल लेट यू नो, ठीक है। हमारी टीम भी तुम्हें इन्फॉर्म कर देगी, चाप नहीं है, यू विल गेट टू नो द नोट्स। डन, बाय बाय, टेक केयर एंड डू रीड, टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ प्रॉपर्ली, ठीक है। अच्छे से रहो और सही से क्वेश्चंस करो, डेडिकेशन के साथ काम करो, क्लास को टाइम पे ज्वाइन करो, जो भी होमवर्क मिले वो करो, स्टे सिंसियर, दैट्स ऑल। बाय बाय, टेक केयर, लेट्स मीट टुमारो।
ओके बाय।